आप देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। और आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में। अब स्थापत्य कला मुग़ल साम्राज्य, कौन से मुग़ल साम्राज्य की, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। पिछली क्लास में हम औरंगजेब को ख़त्म कर चुके थे 1707 तक, और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आगे जो भी हमारी क्लास होगी वो होगी बाबर से लेके औरंगजेब तक जो भी स्थापत्य कलाएं हुई हैं, कि जो भी चीज़ें इन्होंने बनवाई उनके ऊपर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा साहित्य के बारे में, सेम चित्रकला, मुद्रा व्यवस्था, संगीत कला और प्रशासन के बारे में। जब हम इतना पढ़ लेंगे उसके बाद हम मुग़ल साम्राज्य को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे उत्तर मुग़ल साम्राज्य के साथ, जहाँ पे हमने स्टार्ट करेंगे बहादुर शाह प्रथम के साथ। तो आज हमारा जो क्लास है वो हमारी होने वाली है मुग़ल साम्राज्य यानी कि बाबर से लेके औरंगजेब के मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में। आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की थी संघर्ष का युग के साथ। उसके बाद हम आए दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत को हमने पढ़ा था गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश में। लोधी वंश यहाँ से यहाँ तक फिर हमने पढ़ने के बाद इनका पूरी दिल्ली सल्तनत का हमने प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम गए थे सूफी और भक्ति आंदोलन में। उसके बाद हमने पढ़ा इन प्रांतीय राजवंशों के बारे में, और उस प्रांतीय राजवंशों को हमने विजयनगर तक ख़त्म करने के बाद फिर हम आए थे मुग़ल साम्राज्य के ऊपर। और इस मुग़ल साम्राज्य में बाबर से लेकर औरंगजेब तक पिछली क्लास में ख़त्म कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कला। और इसमें हम कौन सा पीरियड कवर करेंगे? इसमें हम कवर करेंगे 1526 से लेके 1707। 1526 कौन सी ईयर है? ये वो ईयर है जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इसको इब्राहिम लोदी को हराया, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। वहाँ से लेके औरंगजेब की मृत्यु, ये 1707 वही ईयर है जिसमें औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक पढ़ने वाले हैं इन मुग़ल्स के बारे में। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मुग़ल कालीन स्थापत्य कला। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेना चाहिए कि जो मुग़लों ने जो जितनी भी चीज़ें बनाई, जितनी भी स्थापना की, तो उस स्थापत्य कला की शैली क्या थी, यानी कि उन्होंने उस शैली का मतलब किस तरह जो ढंग था बनाने का, वो कौन सा ढंग था। तो उन्होंने जैसे कि मुग़ल काल आपको पता ही है, ये इस्लाम को मानने वाले थे। बाहर से आया था बाबर, इस्लाम को मानने वाला था, और कहाँ पे आया था? भारत में आया था। तो उसने जिस चीज़ को ये मानने वाला था, इस्लाम को, और जहाँ पे ये आया भारत में, तो इसने जो बनाने का शुरुआत किया, तो इन्होंने दोनों चीज़ों को अपनाया, इस्लामी सभ्यता को भी और भारतीय सभ्यता को भी। यानी कि इसने अपनी जो भी चीज़ें बनाई उसको एक मिश्रित रूप दिया। इसमें इस्लामी कला भी थी और भारतीय कला भी थी। और इसी मिश्रित रूप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडो पार्सियन शैली, या इंडो सार्सेनिक शैली, या द्वितीय क्लासिक युग। ये तीनों एक ही नाम है। आपसे पूछ लिया जाता है कि मुग़ल कालीन स्थापत्य कला का क्या नाम है। उसमें से अगर तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन होता है तो आपको वो टिक कर देना है। अथवा आपसे ये भी पूछ लिया सकता है मुग़ल कालीन स्थापत्य कला को किस नाम से जानते हैं। उसमें ए होगा इंडो पार्सियन शैली, बी इंडो सार्सेनिक शैली, सी द्वितीय क्लासिक युग, और चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो आपको क्या टिक करना है? उपरोक्त सभी। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि इस मुग़ल काल की विशेषता क्या थी, यानी कि मुग़ल काल की जितनी भी इमारतें हैं उनकी एक कॉमन विशेषता क्या थी। पहला तो जितनी भी मुग़ल कालीन स्थापत्य कलाएं हैं, उन्होंने अपने में एक पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया। अब ये पित्रादुरा शैली क्या है? पित्रादुरा शैली है कि संगमरमर के पत्थरों में जो हीरे जवाहरातों की जो जड़ावट टाइप की होती है उसे बोलते हैं पित्रादुरा शैली। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हैं संगमरमर के पत्थर, इनमें जड़े हुए हैं हीरे और जवाहर टाइप के। यानी कि आप कभी अगर ताजमहल गए हो आगरा घूमने के लिए, तो वहाँ भी आपने देखा होगा बहुत सारी कलाकृतियाँ जो बोलते हैं संगमरमर के अंदर जो भीतर जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उसी को बोलते हैं पित्रादुरा शैली। यहाँ भी आपको डायग्राम चित्र में साफ नजर आ रहा होगा। ये सफ़ेद संगमरमर को थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये सफ़ेद संगमरमर के ऊपर ये देखो, ये जो डिजाइनरी बनी हुई है, यही है पित्रादुरा शैली। और दूसरा था भवनों के साथ बगीचों की योजना। यानी जो भी जितने भी आप मुग़ल कालीन के जितने भी भवन देखेंगे, आप वहाँ जाके विजिट करिए, चाहे हुमायूं का मकबरा हो, ताजमहल हो, सिकंदरा हो, लेट इट एनीथिंग, जो भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं इनकी मुग़लों की, वो वहाँ आप देखेंगे, वहाँ आपको बगीचे जरूर मिलेंगे, पेड़ पौधों से, मतलब एक पूरा गार्डन टाइप। दूसरा, तालाब, नहर तो होना ही था। जब बगीचे हैं उनके लिए नहर और तालाब का निर्माण करना ही था।
दूसरी इनकी मुख्य विशेषता क्या थी कि इनके जो भी थे दोहरी गुम्बद और चार बाग, दोहरी गुम्बद और चार बाग पद्धति का, अगर आप हुमायूं के मकबरे का फोटो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि चार बाग और दोहरी गुम्बद क्या। मैं अभी आपको यहाँ भी बता देता हूँ। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये है आपका हुमायूं का मकबरा। अब पहली थी बात हमारी चार बाग पद्धति। चार बाग पद्धति यानी कि बाग को चार बराबर हिस्सों में बांट देना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा बाग, इसको चार हिस्सों में बांट दिया, इसी को बोलते हैं चार बाग पद्धति। यही चार बाग पद्धति आप ताजमहल जाओगे आपको वहाँ भी मिलेगी। जितने भी चले जाओ, ताजमहल चले जाओ, आप सिकंदरा चले जाओ जहाँ पे अकबर का मकबरा है, चाहे आप इधर आपका बीबी का मकबरा है वहाँ चले जाओ, वहाँ भी आपको यही फैशन मिलेगी चार बाग पद्धति की। और दूसरा था आपका दोहरा गुम्बद। दोहरा गुम्बद यानी कि एक तो गुम्बद है जो आपको बड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, ताजमहल में भी सेम ऐसा ही गुम्बद है, और दूसरे ये छोटे छोटे ये वाले गुम्बद, तो ये है दोहरी गुम्बद। और चार बाग पद्धति और दोहरे गुम्बद वाला जो मुग़ल काल की जो पहली इमारत है वो यही आपका हुमायूं का मकबरा है। ये तो था मुग़ल काल की स्थापत्य कला का जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं मुग़लों की, जहाँ से स्थापत्य कला शुरू हुई वो हुई बाबर काल से। पहला बादशाह यही था मुग़लों का, इसका था कार्यकाल 1526 से 1530। तो इसने सबसे पहले बागों तथा फव्वारों का प्रयोग करते हुए ज्यामितीय विधि से दो जगह पर बाग बनवाए, एक तो पानीपत में और आगरा में। आगरा में जिस बाग का निर्माण कराया उसका नाम था नूर अफगान बाग, या इसको आराम बाग भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये वही आराम बाग या नूर अफगान बाग है जहाँ पर बाबर को 1530 में जो बाबर की मृत्यु हुई थी सबसे पहले यहीं पे इसको दफनाया गया था। बाद में इसको यहाँ से इसकी अस्थियां को जो भी कुछ बचा हुआ था उसको काबुल में ले जाके दफनाया गया था, क्योंकि इसने बाबर ने अपने जो बाबर नामा लिखा था उसमें इसने इच्छा जाहिर की थी कि मेरे काबुल में जाके दफनाया जाए। तो पहले ये यहीं पे आराम बाग में दफनाया गया था। ये आराम बाग कहाँ पे है? आगरा में। इसमें किसका प्रयोग हुआ है? ज्यामिति का। ये क्या बाग है? तो इसी प्रकार इसने आगरा में जो बाग बनवाया आराम बाग, ठीक उसी प्रकार पानीपत में भी इसने एक बाग का निर्माण कराया। इसका नाम क्या है? काबुली बाग। ठीक, जहाँ काबुल से आया था तो उस काबुल से बड़ा लगाव था तो इसने वहाँ पर क्या बनवाया? काबुली बाग। ये तो थे इसके बनाए गए दो बाग, एक आगरा में और एक पानीपत में। दूसरा, इसके संरक्षण में कुछ इमारत वो बनी थी, मस्जिदें। उन मस्जिदों के बारे में पता कर लेते हैं। तो एक है काबुली बाग मस्जिद। तो जो काबुली बाग जो उसने बनाया वहाँ पे एक मस्जिद, उसी बाग में, क्योंकि बाग है, बाग के अंदर एक मस्जिद है। ठीक है। दूसरी थी इसकी जामी मस्जिद, वो उसने बनाई थी संभल या रुहेलखंड में। इसकी सबसे फेमस मस्जिद बनाई गई वो है बाबरी मस्जिद अयोध्या में, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसी के संरक्षण बनी थी। और इसी बाबरी मस्जिद को 1992 में कारसेवक थे विश्व हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और बजरंग दल के, उन्होंने इस बाबरी मस्जिद को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। उसके बाद इस पर हाई कोर्ट में केस चला। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया 2010 में, और उसी डिसीजन को रिव्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद के पे आप राम मंदिर बन सकता है। ठीक है। तो 3 मस्जिद हो गई, काबुली बाग मस्जिद पानीपत, जामी मस्जिद संभल, बाबरी मस्जिद अयोध्या, और एक थी जमाली कमाली मस्जिद महरौली में। इसके सबसे फेमस बाबरी मस्जिद, जिसके बारे में लगभग आप सभी लोग जानते हैं। ये तो था बाबर का कार्यकाल। बाबर के बाद कौन आएगा? हुमायूं। अब देखते हैं हुमायूं के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। हुमायूं का कार्यकाल 2 भागों में था। पहला भाग था इसका 1530 से 1540, बीच में शेरशाह सूरी आ गया था। उसके बाद ये 1555 में सरहिंद की लड़ाई लड़ने के बाद फिर रिपीट करता है और 1556 में मर जाता है। तो इसका 2 साल का 2 भागों में कार्यकाल। और इन 2 कार्यकाल में उसने क्या क्या काम करवाए? एक तो उसने फतेहाबाद में मस्जिद बनवाई, दूसरा एक हिसार में मस्जिद बनवाई, और तीसरा इसने जो इसके बारे में बहुत पूछी जाती है वो है इसकी दीन पनाह, जिसका इसने निर्माण करवाया था 1533 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान। और यहीं इस दीन पनाह पे इसने एक पुस्तकालय भी बनवाया था, लाइब्रेरी। और इस दीन पनाह को क्या बोलते थे? विश्व का शरण स्थल। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि विश्व का शरण स्थल किसे कहते हैं, तो वो दीन पनाह को कहते हैं। और इसी दीन पनाह में जो इसने पुस्तकालय बनवाया था, इसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु भी हुई थी। ये आपने जब हुमायूं को जब पढ़ रहे थे तब पढ़ लिया था। दीन पनाह से कई सारी चीज़ें हो गई। एक तो दीन पनाह में पुस्तकालय जहाँ इसकी मृत्यु हुई, दीन पनाह को क्या बोलते हैं? विश्व का शरण स्थल। तो हुमायूं के द्वारा यही कार्य थे, इसके अलावा हुमायूं ने कुछ नहीं करवाया। हुमायूं के बाद आया था थोड़े दिन के लिए शेरशाह सूरी।
तो शेषा सूरी ने क्या किया, जो दीन पनाह पुस्तकालय इसने बनवाया था, शेषा सूरी ने आते ही तो इसको सबसे पहले तुड़वा दिया और तुड़वा के यहाँ पे एक किला बनवाया। उस किले का नाम क्या था, शेरगढ़ का किला, अपने नाम के ऊपर रख दिया शेरगढ़ का किला। और दूसरा इसने बनवाया था एक दरवाज़ा, जिसको लाल दरवाज़ा भी बोलते थे और खूनी दरवाज़ा भी बोलते थे। और लाल दरवाज़ा खूनी दरवाज़ा क्यों बोलते थे, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यही है आपका लाल दरवाज़ा या खूनी दरवाज़ा। क्यों, क्योंकि ये एकदम सुरख लाल पत्थरों से बना हुआ है, तो लाल पत्थरों से बने होने के कारण इसका नाम दिया गया लाल दरवाज़ा। और क्योंकि खून का रंग भी लाल होता है तो इसीलिए इसका नाम दे दिया लाल दरवाज़ा या खूनी दरवाज़ा। ये कैसे बनवाया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने दो काम किए, एक तो दीन पनाह को तुड़वा के शेरगढ़ का किला बनवाया और दूसरा लाल दरवाज़ा या खूनी दरवाज़ा बनवाया। अब बात करेंगे हम अकबर के काल की। अकबर का काल था 1556, पानीपत दूसरी लड़ाई से लेकर 1605 तक। तो अकबर के काल में क्या क्या बना, तो अकबर के काल की अगर बात करूं तो अकबर के काल में बनने वाली पहली इमारत थी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, और ये बना था 1565 से लेकर 1570 के बीच में। इसको बनवाने का आदेश दिया था हुमायूं की पत्नी या अकबर की माँ, जिसका नाम था हाजी बेगम ने। इस नाम को याद रखना, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने। और ये इमारत अकबर के काल की बनने वाली पहली इमारत थी। ठीक है, इसका जो नक्शा था वो दिया था फारस के शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हुमायूं के मकबरे का नक्शा किसने बनाया था, वो बनाया था फारस यानी कि ईरान का रहने वाला था, इसका नाम था मलिक मिर्जा गयास बेग। जैसा कि मैं आपको चारबाग पद्धति के बारे में बता ही चुका हूँ पहले भी, कि चारबाग पद्धति से बनने वाला मुगल काल की पहली इमारत हुमायूं का मकबरा। दूसरा दोहरे गुम्बद वाला प्रथम मकबरा, दोहरा गुम्बद एक ये वाला और ये छोटे वाला। इस डायग्राम से क्लियर नहीं हो पा रहा, दूसरा डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दो गुम्बद आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो बड़ा सेंट्रल में गुम्बद और ये छोटे छोटे गुम्बद, एक ये एक ये एक ये एक ये, यानी कि ये एक तो बड़ा लेवल का गुम्बद और दूसरे लेयर पर गुम्बद। तो ये दोहरे गुम्बद वाला मुगल काल का पहला मकबरा। इस मकबरे को दो ख्याति प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। एक तो चारबाग पद्धति से बनने वाला पहला मकबरा, दूसरा दोहरे गुम्बद वाला प्रथम मकबरा। तीसरा, ये मुगल काल की ऐसी पहली इमारत है जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर दोनों का प्रयोग होने वाली है पहली इमारत है। इससे पहले किसी भी इमारत में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो इस हुमायूं के मकबरे में अब तक मोटी मोटी तीन बात हो गई। पहला चारबाग पद्धति से बनने वाला, चारबाग पद्धति ये पहला मकबरा, दूसरा दोहरे गुम्बद वाला पहला मकबरा, तीसरा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा, तीन बात हो गई। चौथा, इसको ताजमहल का पूर्वगामी बोला जाता है। पूर्वगामी यानी कि ताजमहल, मतलब ताजमहल की जो प्रेरणा थी वो इसी हुमायूं के मकबरे से मिली थी। अब देखिए बिल्कुल चीज़ों को ज़रा कोरिलेट करिए। जो ताजमहल के जो गुम्बद है ना ऊपर वाला, उसको बिल्कुल हुमायूं का जो मकबरा है सेम उसी को डिट्टो कॉपी किया गया है। तो इसीलिए इस हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी बोला जाता है। इसी हुमायूं के मकबरे में मुग़ल घराना, जितने भी मुग़ल को आप आगे भी पढ़ोगे ना, उनमें से भी या जितने भी बहुत सारे लोग हैं, ये तो आपने मोटे मोटे राय देख लिए कि बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहाँ, शाहजहाँ का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ का औरंगजेब। तो आप मोटे मोटे जो बादशाह बन, लेकिन इनके राजघराने में और भी तो लोग रहे होंगे, इनके भाई तो बहुत सारे लोग थे। तो उसी राजघराने की मैं बात कर रहा हूँ। उस मुग़ल घराने से अधिकांश लोग इसी हुमायूं के मकबरे में दफन है। सबसे ज़्यादा जो लोग दफन हुए हैं वो इसी हुमायूं के मकबरे में दफन हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोटी छोटी कब्र टाइप की बनी हुई हैं, ये उन्हीं लोगों की कब्रें हैं। पीछे आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए हल्का हल्का आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। ये तो इन्हीं दफन होने वाले लोगों में प्रमुख लोग हैं दारा शिकोह, जो मैंने आपको पहले अभी जब हम पढ़ रहे थे औरंगजेब के बारे में, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने उसको लड़ाई में हराने के बाद दारा शिकोह को पकड़ा और मार दिया। उसके बाद उसको हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था, ये आपको मैंने वहाँ भी बताया था। उसके बाद है एक जहादर शाह, आगे पढ़ेंगे फर्रुखसियार, इसका भी हम आगे पढ़ेंगे। रफ़ीउद्दौला, यह भी आगे आने वाला नाम है। हाजी बेगम और हमीदा बानो बेगम और आलमगीर द्वितीय को हम आगे पढ़ेंगे। हमीदा बानो बेगम थी हुमायूं की पत्नी। ये हाजी बेगम और हमीदा बानो बेगम दोनों ही हुमायूं की पत्नियां थीं। इनमें से
इस हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था? वो हाजी बेगम ने बनवाया था। और हमीदा बानो बेगम कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माँ। ठीक है, तो ये दोनों हुमायूं की पत्नियां, इन दोनों का भी मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं के मकबरे में ही। आलमगीर द्वितीय का भी यहीं पे। आलमगीर फर्स्ट कौन था? औरंगजेब। तो ये नाम अभी बाद में आएंगे, अभी हम जो उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे तब ये सारे नाम आएंगे। फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि इन सब के मकबरे कहाँ पे हैं? इसी हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, ये चार चीज़ हम अच्छे से समझ ली। चारबाग पद्धति से बनने वाला दोहरा गुम्बद, ताजमहल का पूर्वगामी, मुगल काल की पहली इमारत जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। मैंने आपको चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझा दिया है। और इस हुमायूं से मकबरे से लास्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है वो ये है कि इसी हुमायूं के मकबरे में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के समय इस पूरे मुगल काल का जो अंतिम बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। और उसी बहादुर शाह जफर द्वितीय को इसी हुमायूं के मकबरे से उसके बहादुर शाह जफर के पुत्रों के सहित लेफ्टिनेंट हरसंदे गिरफ्तार किया था। और उसके बाद इस बहादुर शाह जफर को भेज दिया था रंगून, वहीं पर जाके इसकी हो गई थी मृत्यु और वहीं पे इसका मकबरा बना हुआ है। तो मैंने आप बाबर का जब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था आपको पहला दिन इसमें मुगल काल में, तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि 3 ही मुगल बादशाह हैं जिनके मकबरे हिंदुस्तान से बाहर हैं। पहला खुद बाबर काबुल में, उसके बाद मैंने बताया था जहांगीर जिसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी 2, और तीसरा ये है बहादुर शाह जफर जिसका मकबरा कहाँ पे है? रंगून में, यानी कि आज के म्यांमार में। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे से यही सारी चीज़ें हैं। हाजी बेगम ने बनवाया, इसका शिल्पकार है मलिक मिर्जा गियास बेग। चारबाग पद्धति से बनने वाला पहला मकबरा, दोहरे गुम्बद वाला पहला मकबरा, ताजमहल का पूर्वगामी क्यों है चीज़ों को बताऊंगा नहीं है। मुगल काल की पहली इमारत जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का, इसको याद रखना, लाल बलुआ पत्थर प्लस संगमरमर का इस्तेमाल होने वाली पहली इमारत है। अभी प्योर संगमरमर से बनने वाली इमारत अभी आना बाकी है। तो ये तो सारी चीज़ें थी हुमायूं के मकबरे के बारे में। और ये हुमायूं का मकबरा क्या है? अकबर के समय की पहली इमारत। ठीक है, अब अकबर के समय की बाकी इमारतों के बारे में हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं अकबर के द्वारा बनाए गए किलों के निर्माण से। तो अकबर ने सबसे पहले जो किला बनवाया था वो बनवाया था आगरा का किला। इसको बनवाना 1565 में स्टार्ट किया था और 73 में जाके ये कंप्लीट हुआ था। ठीक इसी समय के दौरान इस हुमायूं के मकबरे का भी बनना स्टार्ट हुआ था 1565 में, लेकिन वो कंप्लीट पहले हो गया था, 1570 में कंप्लीट हो गया था और ये कंप्लीट हुआ 1573 में। उसके बाद इसने अजमेर में भी किला बनवाया है, एक अटक जो आज के पाकिस्तान में है वहाँ भी इसने किला बनवाया था, इलाहाबाद में भी किला इसने बनवाया और लाहौर में भी इसने किला बनवाया था। तो अकबर ने ये 5 किले बनवाए थे, लाहौर का, अजमेर का, अटक का, इलाहाबाद का और लाहौर का। हम बात करेंगे इसके सबसे प्रमुख किले आगरा के किले के बारे में। इसका सबसे प्रमुख किला मैं आगरा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो आगरा ही थी और इसी जो किला है आगरा का, इसी किले के अंदर से अकबर का राजपाट चलता था। तो इस जो आगरा का किला है उसको आगरा का लाल किला बोलते हैं या इसको बोलते थे किलाए अकबरी। ठीक है, ये किस जगह पे बनवाया था अकबर ने? ये बनवाया था, जो आपको ध्यान देना, जब मैंने सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ाया थे तो हमने बताया था सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा शिफ्ट की और वहाँ पे एक किले का निर्माण कराया और उस किले का नाम दिया था बादलगढ़ का किला। तो अकबर ने इसी बादलगढ़ के किले को दोबारा से जीर्णोद्धार करके किले का जो निर्माण कराया, उस किले का नाम दिया किलाए अकबरी, या जिसको आज की डेट हम जानते हैं आगरा फोर्ट या आगरा किले के नाम से। जब अकबर इस हिंदुस्तान का बादशाह बना था तो उस समय राजधानी थी दिल्ली, क्योंकि हुमायूं कहाँ पे था? दिल्ली में था। हुमायूं के बाद जो हेमू आया वो भी दिल्ली में था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में जब हेमू को अकबर ने हराया तो दिल्ली की गद्दी पे जाके बैठा था। लेकिन अकबर ने 2 साल बाद ही 1556 के बाद 1558 में ही अपनी राजधानी को शिफ्ट किया आगरा में। और वहाँ पे जो लोधियों को, जो मैं अभी बताया सिकंदर लोधी ने जो किला बनवाया था, उस किले का पुनर्निर्माण करवा के उस किले को लाल किले का नाम दिया। और इसका जो डिजाइनर था, इस किले को जो बनाने का जो डिजाइन दिया था, उसका नाम था कासिम खान। ठीक है, एक तो ये हो गया किले के बारे में। 5 किले हो गए, आगरा का किला, अजमेर का किला, अटक का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ठीक है, तो ये तो था किले का निर्माण। अब इस किले के अंदर अकबर ने क्या क्या बनवाया है मैं बताता हूँ। आगरा के किले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आगरा किले में बहुत सारी चीज़ें शाहजहां ने भी बनवाई हैं, लेकिन स्पेशली अकबर ने आगरा किले के अलावा क्या क्या बनवाया, तो वो बनवाया था इसने अपने लिए एक अकबरी महल अपने नाम का, और दूसरा इसने बनवाया था अपने लड़के
जहांगीर के लिए जहांगीरी महल, सिंपल सी चीज़ है। अपने लिए एक अकबरी महल जहाँ पे अकबर खुद रहेगा, और दूसरा उसका बेटा जहाँ पे रहेगा उसका नाम दिया इसने जहांगीरी महल। और जो जो जहांगीरी महल है ये इसने बनवाया था, जो ग्वालियर का किला था, ग्वालियर के राजा मानसिंह का जो महल था उसकी नकल इसने कॉपी करने की कोशिश की थी। तो क्योंकि बड़ा जो ग्वालियर का किला है, मैं अगर बात करूं, अगर आप मुझसे पूछें कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत किला किसको मानते हैं, तो मैं इसी ग्वालियर के किले को सबसे खूबसूरत का दर्जा दूंगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि इसने क्यों ये इतना खूबसूरत है। ये है मानसिंह महल ग्वालियर। देख रहे हैं ना आप किस तरह से पूरे पत्थरों में भी पूरे कलाकृतियाँ गढ़ी हुई हैं। ऐसी कलाकृति आप हिंदुस्तान के किसी किले में नहीं देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ इसके अलावा कोई भी किला देख लेना, ऐसे जो खूबसूरत किला है वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो इसी किले की कॉपी नकल करके एक जो किला बनवाया आगरा किले के अंदर, इसको नाम दिया जहांगीरी महल का, वो इसी किले की कॉपी थी। उसका नाम क्या है? मानसिंह महल ग्वालियर। ये है जहांगीरी महल जो आगरा किले के अंदर है, जिसको कॉपी करने की कोशिश की गई थी ग्वालियर के किले के थ्रू। तो आपसे ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि जहांगीरी महल किसकी नकल है या किसकी नकल करने की कोशिश की गई, तो वो ग्वालियर के किले जो किसका था? मानसिंह का किला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इस आगरा के किले में 2 दरवाजे थे किसी ज़माने पे। एक तो था पश्चिम दिशा की तरफ, जिसका नाम था दिल्ली गेट, क्योंकि आगरा से जो दिल्ली है आप नक्शे पे देखेंगे तो पश्चिम की दिशा में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ये इस गेट का था मुंह, तो इसलिए इसका नाम रख दिया दिल्ली गेट। और दूसरा था साउथ डायरेक्शन की तरफ, तो जो साउथ डायरेक्शन की तरफ था उसका नाम था पहले अकबरी गेट, लेकिन आज की डेट में इसका नाम है अमर सिंह गेट। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैं आपको जहांगीर के टाइम की बात, तो मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि जो ये अमर सिंह किसके नाम पर रखा गया, ये रखा गया महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह के नाम पर, क्योंकि अमर सिंह ने जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। तो इसी संधि से खुश होकर जहांगीर ने इस जो गेट था, इसका नाम अकबरी गेट था, उस अकबरी गेट का नाम रख दिया अमर सिंह गेट। देखिए ये है आगरा का किला और ये है आपका अमर सिंह गेट। आजकल अगर आप आगरा कभी घूमने जाएं तो आप जब जिस गेट के जो सोचना, ये मत सोचना ये कौन सा दिल्ली गेट है कौन सा अमर सिंह गेट है, जिस गेट के थ्रू आपको एंट्री मिलेगी आगरा किले में घुसने के लिए वही गेट है अमर सिंह गेट। क्योंकि जो दिल्ली गेट है उस पर आजकल इंडियन आर्मी का कब्जा है, वहाँ पे आप सिविलियंस का जाना अलाउड नहीं है, तो इसी गेट के थ्रू आजकल आना जाना अलाउड है। तो यही है आपका अमर सिंह गेट, जिसका मुंह है आपका दक्षिण की तरफ, यानी कि साउथ डायरेक्शन में। ये तो बात कर रहे थे हम आगरा की। आगरा में से क्या बनवाया? एक आगरा का किला बनवाया और दूसरा उस आगरा किले के अंदर एक अकबरी महल और जहांगीरी महल था, यानी कि आगरा के अंदर से 3 काम करवाए। खुद आगरा का किला, जिसे किला अकबरी बोलते हैं, और दूसरा अकबरी महल उस किले के अंदर, और एक जहांगीरी महल। ठीक है, तो क्योंकि इसने राजधानी दिल्ली से पहले लाया आगरा 1558 में, लेकिन आगरा से इसने अपनी राजधानी शिफ्ट की 1570 में सीकरी में। ठीक है, तो इस सीकरी नाम का भी आगे चेंज हुआ, इसको आगे जाना जाने लगा फतेहपुर सीकरी के नाम से। क्यों? क्योंकि जब अकबर ने गुजरात विजय की, विजय यानी कि फतेह, विजय कोई फतेह बोलते हैं हिंदी में, इसका क्या बोलते हैं समानार्थी शब्द है। तो इस फतेह के कारण, क्यों गुजरात फतेह की थी, गुजरात फतेह करने के बाद ही अकबर ने अपनी राजधानी इस सीकरी को बनाया था, इसीलिए इस सीकरी के नाम के आगे लगा दिया फतेहपुर। क्योंकि 1572 में भी गुजरात विजय की, जब अकबर के हम चैप्टर पढ़े थे आपने वहाँ देखा होगा, तो फतेह करने के कारण इस जगह का नाम रखा गया फतेहपुर सीकरी। और यहाँ पे उसी के बाद यहाँ पे एक दरवाज़ा भी बनाया गया था, जिसका नाम क्या है? बुलंद दरवाज़ा। ये जो बुलंद दरवाज़ा है, आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो वहाँ पे एक जामा मस्जिद बनी हुई है, उसी जामा मस्जिद के जो दक्षिणी द्वार है, इस जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर ये बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है, और इसकी कुल ऊंचाई है 134 फीट। ये अर्ध गुंबदीय शैली का बना हुआ है और अतारकिन के दरवाजे से प्रेरित है। अतारकिन का दरवाज़ा कौन सा है? याद करो। अरे ये अतारकिन का वही दरवाज़ा है जो, ध्यान करो एकदम, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या काम करवाए थे? एक तो उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, दूसरा इसने नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया था, और उसी अतारकिन के दरवाजे से ये प्रेरित है बुलंद दरवाज़ा, या इसको पहले बादशाही दरवाज़ा बोलते थे। आपने ये नाम आपके लिए नया होगा, नोट कर लेना। बुलंद दरवाज़ा को ही बादशाही दरवाज़ा बोलते थे।
और ये किससे प्रेरित है? अतार्किन के दरवाजे से। ये देखिए, ये है बुलंद दरवाज़ा, इसकी कुल ऊंचाई है 134 मीटर। ये देखिए, ये है बुलंद दरवाज़ा जो अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। और ये किससे प्रेरित है? ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए अतार्किन के दरवाजे से, जो इल्तुतमिश ने कहाँ बनवाया था? नागौर में। तो नागौर में बनाए गए इल्तुतमिश के अनारकल के दरवाजे से प्रेरित है आपका ये बुलंद दरवाज़ा। प्रेरित यानी कि इसी से देख के इसने, मतलब देखो, ये देख रहे हो, इसका ये इसके ऊपर ये बना हुआ है, इसके ऊपर बना हुआ बिल्कुल लगभग यहाँ से ये इसको जो नकल है यहीं से इसकी डिजाइनिंग ली गई है। और अभी हमने क्या डिजाइनिंग, इससे पहले कौन सी डिजाइनिंग बताई थी? हमने बताई थी कि जो जहांगीरी महल है वो किसकी नकल है? वो है मानसिंह महल ग्वालियर की। ये देखो, तब आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें एकदम कंपैरेटिव करने के बाद। तो जहांगीर महल किसकी नकल? वो है मानसिंह महल ग्वालियर की। और आपका ये बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ये किसकी नकल है? ये है अतार्किन का दरवाज़ा नागौर, जो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये देखो, जब मैं इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको वहाँ भी ये बताया था कि इसने नागौर में अतार्किन का दरवाज़ा बनवाया, और वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि इसके बाद अकबर आएगा तो बुलंद दरवाज़ा बनाएगा, और वो बुलंद दरवाज़ा इसी अतार्किन के दरवाजे से प्रेरित है। अब आपको याद आ गया होगा। तो फतेहपुर सीकरी में बनी इमारतों में एक तो जामा मस्जिद, उसके बाद बुलंद दरवाज़ा, उसके बाद इबादत खाना वही जो इसमें ये इबादत खाना से आपसे यही प्रश्न पूछा था, इबादत खाना किसके लिए? तो ये पूजा का स्थल, या इसमें धार्मिक, जो उसने बोला था कि जिसमें धार्मिक चर्चाएं होंगी, वही इबादत खाना है। एक था इसने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती वही जिनके कहने पर ये गया था वहाँ पे, आपको याद हो तो, अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, और उन्हीं के आशीर्वाद से इसको जो लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम इसने रखा था क्या? सलीम, क्योंकि शेख सलीम के कहने पर ही गया था। तो शेख सलीम को ये बहुत मानता था, तो शेख सलीम जब मर गए तो उनके लिए इसने वहाँ पे बनवा दिया शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। देखिए, ये है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। इसमें खासियत है कि इसमें संगमरमर की जालियों का प्रयोग हुआ है। आप ये देख पा रहे होंगे संगमरमर की जो जालियाँ हैं, और पहली बार जो प्रयोग हुआ है संगमरमर की जालियों का वो इसी इमारत में हुआ है। और दूसरा जो वर्गाकार मेहराब का प्रयोग, वर्गाकार मेहराब यानी कि अभी आपको उसको जूम करके दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखो, ये हुआ फाइनली जूम। तो ये जो है आपको जालियाँ दिखाई दे रही हैं, संगमरमर की जालियाँ एकदम क्लियर। और दूसरा आपको ये वर्गाकार दिख रहा होगा। तो संगमरमर की जालियों का प्रयोग होने वाली पहली इमारत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। और दूसरा वर्गाकार मेहराबों का भी प्रयोग किस में हुआ है? वो हुआ है इसी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ये पूरा। उसके बाद है पंचमहल। इसको पंचमहल या हवा महल, इसको पंचमहल भी बोलते हैं और हवा महल भी बोलते हैं। इसको पंचमहल और हवा महल क्यों बोलते हैं वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा इसका डायग्राम देखने के बाद। इसको पंचमहल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिरामिड के आकार का 5 मंजिल का भवन है, यानी कि 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल और 5 मंजिल। पिरामिड यानी नीचे सबसे बड़ा, फिर उससे उसके ऊपर फिर थोड़ा छोटा, उसके ऊपर फिर छोटा छोटा, उससे छोटा, इसी प्रकार इसी के तो पिरामिड होते हैं। पिरामिड यानी कि आप कोई त्रिभुज देखेंगे, नीचे इसका बेस बहुत बड़ा और ऊपर जाके देखेंगे तो ऊपर जाके पूरा इस तरह से त्रिभुज होता है ना, इस तरह से। तो उसी प्रकार का ये बना हुआ है। और इसकी क्योंकि ये तो हो गया पंचमहल, क्योंकि 5 मंजिल है, इसको नाम पंचमहल हो गया। अब इसको हवा महल क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा महल इसलिए कहते थे क्योंकि नीचे तो गर्मी लगती थी, नीचे हवा आती नहीं थी, तो अकबर बादशाह इस टॉप पे जाके बैठते थे और वहाँ पे चारों तरफ से हवा आती थी, इसलिए इसको बोलते थे हवा महल। तो अकबर को या दिमाग में इस तरह का बनाने का जो विचार कहाँ से आया? वो विचार आया था नालंदा के जो बौद्ध विहार हैं वो कुछ इस तरह से ही थे। तो उनकी नालंदा के बौद्ध विहारों से अकबर ने इसकी प्रेरणा ली और इसको पंचमहल या हवा महल का निर्माण कराया था। देखिए, ये हैं नालंदा के बौद्ध विहार। देखो यहाँ पे वही नीचे वाला बेस बड़ा सबसे, फिर से ये ऊपर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ और ऊपर जाके फिर छोटा। तो ये इसी से प्रेरणा लेके इस पंचमहल या हवा महल का निर्माण किया गया था। ये है नालंदा का बौद्ध विहार। अगला है आपका जोधाबाई महल। पंचमहल उसके बाद जोधाबाई महल। ये जो जोधाबाई महल है, फतेहपुर सीकरी में जितनी भी बनी हुई इमारतें हैं उनमें सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे
सर्वोत्तम जो इमारत है, देख सकते हैं कितनी, ये उसका केवल बाहर का ये गेट है। तो इसकी जो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में बनी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो यही जोधाबाई महल है। इस जोधाबाई महल के अलावा वहाँ पे एक बीरबल महल भी बना हुआ है। बीरबल महल भी फतेहपुर सीकरी में ही है। और क्योंकि इसकी राजधानी इसने फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर ली थी, तो वहीं पे दीवाने आम और दीवाने खास भी इसने बनवाए थे। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। दीवाने आम यानी कि आम से मतलब पड़ता है कि आम जनता के लिए था। यहाँ पे बादशाह जाते थे और आम जनता के दुख दर्दों को सुनते थे। और दीवाने खास से यानी कि वहाँ जहाँ पे खास लोग बैठते थे, खास लोग यानी कि यहाँ पे अकबर के मंत्रीगण बैठते थे। तो मंत्रीगणों के बैठने के लिए दीवाने खास और आम जनता के लिए दीवाने आम। इन दीवाने आम और दीवाने खास को आप सुनेंगे कि आगरा के किले में भी हैं और ये दिल्ली के किले में भी हैं। इनको हम पढ़ेंगे जब हम शाहजहाँ के बारे में बता रहे होंगे। अभी आप फिलहाल इतना ही रखिए जो मैंने बताया अकबर के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको हम कल पढ़ेंगे जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब काल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको फतेहपुर सीकरी और अकबर काल की इमारतें समझ। हाँ, एक चीज़ और छूट गई, अकबर का मकबरा वो कहाँ पे है? सिकंदरा आगरा में ही है। तो इसका जो विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अकबर जब आगरा में था तो उसी समय इसके दिमाग में आ गया था कि जब मैं मरूंगा तो मैं मरने के बाद कोई जहाँ पे मैं दफना जाऊंगा उस जगह का इसने पहले से ही निर्धारण कर लिया था और उसकी पूरी योजना इसने खुद ही बना दी थी। और लेकिन इसको मरने के बाद जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था। तो ये इसकी जो ये भी कई तरह से पूछा गया, ये आपका केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे याद है 50 लाख का क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा मकबरा था जिसकी योजना खुद बादशाह ने मरने से पहले खुद अपने लिए बनाई थी। तो वो था अकबर का मकबरा। ये आपको मैंने तब भी बताया था जब हम अकबर चैप्टर को ख़त्म कर रहे थे। ये देखिए मैंने आपको वहाँ भी ये बताया था कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में इसकी योजना प्रारंभ अकबर ने कराया था, लेकिन इसको पूरा किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। ये भी पिरामिड का आकार का है, पंच मंजिला है, जैसे कि वो हवा महल था जिसने। और ये गुम्बद, इसके विशेषता क्या है कि इसमें कोई गुम्बद नहीं था और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है। ये आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका अकबर का मकबरा सिकंदरा। ये जो आप देख रहे हैं जो मीनार हैं, ये इन्हीं मीनारों को आप ताजमहल में भी देखते हो। तो जो ताजमहल के चारों तरफ जो मीनार बनाने का जो कल्पना आई थी दिमाग में, वो इसी अकबर के मकबरे के बाद आई थी। और मैंने आपको बताया था जो गुम्बद, इसमें गुम्बद नहीं है, गुम्बद विहीन। इसकी विशेषता क्या बताई? ये गुम्बद विहीन है। बाकी जितने भी आप देखोगे सब में गुम्बद बने हुए हैं, लेकिन इसमें गुम्बद नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, अब जो ताजमहल बना हुआ है उस ताजमहल का जो गुम्बद है वो कहाँ से लिया गया? वो हुमायूं के मकबरे का गुम्बद सेम कॉपी किया गया। और जो मीनार हैं वो यहाँ से कॉपी की गई हैं। तो आप देखेंगे जितनी इमारतें हैं ना, जो ताजमहल जो बना हुआ है वो सारी अपनी पूर्वगामी इमारतों का एक बोल सकते हैं सबका मिश्रित रूप भी है। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। कल करेंगे हम जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब का काम।